नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है पिछली क्लास में चुंबकीय आघूर्ण से संकुलों की संरचना का निर्धारण करने के बारे में हमने चर्चा की थी। इसे ही हम 3D संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों के अनुप्रयोग के नाम से भी जानते हैं। इसके दो नाम हैं जो हम पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। आज मैं पुनः इसी क्लास को दोबारा रिवाइज करवाऊँगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम जो है किसी कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उस मैग्नेटिक मोमेंट का उपयोग करते हुए उसकी संरचना और उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, या हमें किसी कॉम्प्लेक्स का जो है मैग्नेटिक मोमेंट या बोर मैग्नेटॉन वैल्यू हमें दे दी जाए तो उससे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं जिनके कारण इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो सही है या नहीं है। इस बारे में हम जो है इसकी स्टडी आज एक बार फिर से करेंगे। देखिए, किसी संकुल यौगिक में चुंबकीय आघूर्ण के मान में कमी प्रबल लिगेंड एवं अष्टफल की संरचना को दर्शाती है। देखिए, किसी संकुल यौगिक में चुंबकीय आघूर्ण के मान में कमी, अगर मैग्नेटिक मोमेंट में कमी आती है तो प्रबल लिगेंड एवं अष्टफल की संरचना को वो इंगित करती है, जबकि चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक हो तो संकुल में दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति को ये दर्शाता है। हम यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6। यहाँ पर हम इसकी जो है सेंट्रल मेटल आयन जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो K का जो है तीन एटम है यहाँ, तो 3 प्लस X प्लस और 6 आपके जो है साइनाइड लिगेंड है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक साइनाइड पर चार्ज होता है -1 और इक्वल टू इस पर कोई चार्ज नहीं तो शून्य हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका X = +3 वैल्यू निकल कर आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयरन का जो है आपका एटॉमिक नंबर है 26 होता है और इसका जब विन्यास लिखते हैं तो हम आर्गन 3d64s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जब इस कॉन्फ़िगरेशन में से हम X = +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकलेंगे तो Fe+3 में आएगा। Fe+3 में आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे जो है निष्कासन करना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन तो S सबसेल से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन D सबसेल से निकलेगा। तो इसका विन्यास बचता है Fe+3 अवस्था में आर्गन 3d5 4s0 एंड 4p0, राइट। अब इसके बाद में हम डी कक्षकों की स्प्लिटिंग के बारे में बात करते हैं और हम जानते हैं साइनाइड प्रबल लिगेंड हैं तो इसकी उपस्थिति में जो है पेयरिंग होगी। ये आपके डी ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होगी T2g और Eg कक्षकों में और उसके बाद पूरे इसके 5 इलेक्ट्रॉन का जो है पुनर्वितरण होगा। तो पुनर्वितरण जब होगा तो 1 2 3 तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जिसके बाद चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन इसी T2g कक्षक में पेयर हो जाएगा और पेयर का मतलब युग्मित हो जाएगा और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1। यहाँ पर जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल कितनी 1 है और हम स्पिन ओनली जो है फॉर्मूले से यहाँ पर इसका वो निकालते हैं। इसके बारे में कल भी बता चुका हूँ आप लोगों को पिछली क्लास में। μs = जो है √n+2 से निकालते हैं तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 + 2 जब इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी μs = √3 और √3 की जब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.73 आती है। ये आती है थ्योरेटिकली वैल्यू आपकी। बाकी जो प्रैक्टिकली वैल्यू इसकी है वो आती है अपने को दिया गया है 1.9 बोर मैग्नेटॉन। अगर हमें किसी कंपाउंड का जो है ये वैल्यू दी गई है, इसके चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू दी गई है और इस चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू के आधार पर हमें निकाल रही इस ऊपर वाले पोर्शन को हम भूल जाएं कि ऊपर हमें कुछ भी नहीं पता है और हमें ये वैल्यू दे दी गई तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और क्या व्यवस्था इसकी रही होगी। तो देखो, अब इसके बाद जो इसको निकालने का तरीका है हम जानते हैं कि μs = 1.9 है और μs क्या होता है? μs = होता है √nn+2। तो 1.9 = √nn+2। अब हमें ये अंडर हटाना है तो ये अंडर हटाने के लिए हमें इसका वर्ग करना पड़ेगा, राइट। वर्ग करते ही ये 1.9 × 1.9 इंटू n+2, फिर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये n² n ये हो जाएगा आपका सोल्व करने पर
3.61 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n आपका हो जाएगा। जब उसे सोल्व करेंगे हमें निकालनी वैल्यू किसकी, n की वैल्यू निकालनी, हम इसको इधर ले आते हैं और इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं। तो एन स्क्वायर प्लस 2n और ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो प्लस की रहेगी और प्लस से इधर लाएंगे तो हम ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। हम इसको यहाँ यूँ कर सकते हैं ना, देखिए आप, एन स्क्वायर प्लस 2n इक्वल टू 3.61 और जब इसे हमने सॉल्व किया तो इस वैल्यू को हमने केवल इसको इधर से इधर किया और जब इस वैल्यू को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, बराबर में शून्य आपका रह जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है अपना ए एक्स, इसको ये देखो, ये जो आपका दिख रहा है ये व्यंजक कुछ इस प्रकार का है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक आपका फॉर्मूला होता है। और उसके बाद एक श्रीधराचार्य सूत्र अपने मैथमेटिक्स में आता है, उस फॉर्मूला की मदद से हम इसको सोल्व करेंगे। n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हमें a b c तीन वैल्यू चाहिए, तो हियर a इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3.61। ठीक है, ये b हो गया आपका और ये c हो गया जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो वैल्यू हमने पुट कर दी है एज इट इज़, जैसे आ रही वैसे की वैसे हमने ए बी सी की वैल्यू इस प्रकार से, देखिए ये वैल्यू इसमें पुट करने के बाद जब सोल्व करेंगे, सोल्व करते ही माइनस की संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14.44 आएगा, प्लस 2 × 2 बराबर 4 होगा, तो 4 + 14 तो ये आ जाएगा अपना अंडर रूट 18 जो है अंडर रूट 18.44 अपॉन 2। और जब इसे भी हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 4.29 माइनस प्लस माइनस का जो भी ये डेटा है ये निकल कर आता है अपना। इसके पश्चात आगे इसी में हम और आगे चर्चा करते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं x इक्वल टू यहाँ अपना 3 आया था और ये आध्य अवस्था में 3d6 4s2 और Fe+3 में 3d5 4s0 उत्तेजित अवस्था में इसका विन्यास होता है। तो आगे हम चलते हैं साइनाइड की उपस्थिति में जो 5 अपने पास इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से युग्मित होंगे, युग्मन दर्शाएंगे। साइनाइड की उपस्थिति में संकरण अवस्था में क्या होगा अपने पास, ये 3 कक्षक जो है डी के हैं जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं और डी के 2 ऑर्बिटल हमें उपयोग के लिए मिलेंगे संकरण के लिए, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। एस का 1 है और पी के 3 उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर आपका जो है संकरण होगा T2sp3 एंड n-1 डी ऑर्बिटल हम यहाँ पर काम में लेंगे, अर्थात यहाँ पर अपना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये ध्यान रहे कौन सा बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अर्थात निम्न चक्रण संकुल बनेगा। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 जो कक्षक हैं वो भाग लेकर आपके 6 नए D2sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे और उसमें साइनाइड जो आयन है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर अपने इसके सेंट्रल मेटल आयन के साथ में 6 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करेंगे और एक अष्टफलकीय जो है ज्यामिति का निर्माण करेंगे। तो देखिए आपके 6 इस प्रकार से साइनाइड लिगेंड व्यवस्थित होंगे अष्टफलकीय संरचना में और इसके ऊपर 3- का जो चार्ज है वो मेंशन रहेगा इसके ब्रैकेट के ऊपर और इसको संतुलित करने के लिए 3K+ आपके रहेंगे। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के जिसमें लिगेंड आपका दुर्बल लिगेंड होगा, वहाँ पर किस प्रकार की संरचना आपकी बनती है। तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका K3Fe(F6), यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ इसकी जो है बोर मैग्नेटॉन वैल्यू अपने को दी जाती है μBm = 5.9 Bm। ठीक है, ये वैल्यू अपने को पहले से दे दी गई है। तो देखिए μS = √NN+2 हम जानते हैं और हमें μS की वैल्यू हमें पहले से दी गई है 5.9 बोर मैग्नेटॉन, देखो हमने यहाँ पुट कर दी है और इसके इक्वल टू ये है। वही सिचुएशन इसको अंडर रूट को हटाना है, सोल्व करेंगे, उसका वर्क करना पड़ेगा। वर्क करते हमें इस प्रकार से इसको जब लिखेंगे तो ये 34.81 = n+2 रहेगा। इसको फिर हम आगे और सोल्व करेंगे तो ये n जो है n² + 2n हो जाएगा। आगे जैसे सोल्व करेंगे इसे, देखिए इसे सोल्व हमने किया, वही 34.81 = n² 2n हो गया और इसको जब हमने वही आगे पीछे किया, वापस रीअरेंज किया, ये आगे आ गया क्योंकि हमें वैल्यू n की फाइंड आउट करनी है। तो ये माइनस का 34
0.81 इक्वल टू 0 हो गया। तो अपने पास यहाँ पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू +-2 और c की वैल्यू अपने पास ये है 34.81। श्रीधराचार्य सूत्र में जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के पश्चात देखिए आप, क्योंकि बुक में ये चीज़ें नहीं दी गई है, इतनी गहराई से, इतने एक्सप्लेनेशंस हैं, इसलिए मैं इसको आपको दोबारा बता रहा हूँ। आपको एक सोल्व करना है क्वेश्चन तो आप बाकी सबको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, इस फॉर्मूले में ABC की वैल्यू पुट करोगे, पुट करते आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 10/2 इक्वल टू 5, ठीक है। और ये जो 5 आई ये आपकी क्या है, n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू, n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात इस संकुल में जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और किस कंडीशन में हो सकते हैं, जब आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बने, अर्थात इस संकुल में कुल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, जिसके कारण इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम Fe(F6) की संरचना की, कैसे होती है इसकी संरचना में हम बात करते हैं सबसे पहले केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीडेशन नंबर की। तो हम यहाँ जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसकी जो है Fe+3 आती है और +3 का वही विन्यास 3d5-4s0 होता है, एज इट इज़ अपन करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर 3d5 में देखो 5 इलेक्ट्रॉन अपने 1 बाय 1 करके भरे हुए हैं सभी कक्षकों में। अब यहाँ फ्लोरीन जो है आपका दुर्बल लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसकी उपस्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, और युग्मन नहीं होगा तो ये कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। संकरण के लिए अब उपलब्ध कौन से हैं, आपका S, P और D। अब यहाँ हमें 6 फ्लोरीन लिगेंड के लिए 6 कक्षक चाहिए, तो एक तो ये रहा 1 2 3 4। अब हमें और कौन कितने चाहिए, 2 कक्षक चाहिए। 2 कक्षक कौन कौन से हमारे पास होने चाहिए, 4D से हम ले सकते हैं क्योंकि एक ही सब सेल में उपस्थित है, एक ही उपकोष में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम जो है 4D के 2 कक्षक भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो संकरण किस प्रकार का होगा, एक तो S का हो गया, 3 P के हो गए और D के 2 हो गए। तो संकरण आपका होगा sp3d2, अर्थात यहाँ जो संकुल बनेगा वो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 6 जो है sp3d संग्रहित 6 नए कक्षक बनेंगे और इनमें प्रत्येक फ्लोरीन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करके और K3Fe(F6) का निर्माण करेगा। इसकी ज्यामिति जो है कुछ इस प्रकार से होगी, Fe(F6) एंड 3- के चार्ज रहेगा और उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन जो है 3K+ रहेगा। तो इसका संकरण आपका sp3d2 है, ज्यामिति इसकी ऑक्टाहेड्रल रहेगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है, ये तो हो गए ऑक्टाहेड्रल की बात। यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन संख्या 4 है तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, किस कंडीशन में वर्ग समतलीय यौगिक बनेगा और किस कंडीशन में चतुष्फल के यौगिक बनेगा। तो 4 उपसरह संयोजन संख्या के साथ बना हुआ संकुल sp3 संकरित चतुष्फल के आकृति में होगा अथवा dsp2 संकरित वर्ग समतलीय आकृति में होगा। इसका ज्ञान संकुल के चुंबकीय आघूर्ण के मान से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिला सकता है। NiCN4 एक प्रतिचुंबकीय संकुल है। प्रतिचुंबकीय से आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है n की वैल्यू 0 होनी है, ये तय बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जबकि NiCl4 2- एक अनुचुंबकीय संकुल है। इन चुंबकीय गुणों के आधार पर ही यह निश्चित हुआ कि NiCN4 2- एक वर्ग समतलीय अणु है, जबकि NiCl4 2- एक चतुष्फल के अणु हैं जो निम्न प्रकार हैं। देखो निखिल दोनों में समान है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, सेम चार्ज हैं, लेकिन लिगेंड चेंज होते हैं। यहाँ पर क्या केमिस्ट्री इनकी चेंज हुई वो महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं NiCN4 2- की। और NiCN4 2- में देखिए आप, यहाँ साइनाइड जो है प्रबल लिगेंड है। यहाँ पर निकल की जो अपन निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो वो +2 निकल कर आता है। और Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d8-4s0 होता है। और यहाँ पर निकल की हम जनरल बात करेंगे तो इसका 3d8-4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एंड 4p0 होता है। और यहाँ से जब +2 की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन s के बाहर निकल जाएंगे। इसी प्रकार देखिए आगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d8 है और 3d8 यहाँ पर साइनाइड प्रबल लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना जो है युग्मन दर्शाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनकी स्प्लिटिंग जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कारण से यहाँ पर ये जो वो आपके जो है T2G कक्षक में ना जाकर
यहाँ पर ये पेयर हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम साइनाइड लिगेंडों की उपस्थिति में निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साइनाइड लिगेंड की उपस्थिति में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया और एक डी कक्षक आपका खाली हो गया। तो एक डी, एक एस और पी के 2 हम काम ले सकते हैं। तो ये संकरण में भाग लेने वाले कक्षक कौन कौन से? डी का 1, एस का 1 और पी के 2। तो संकरण कौन सा हो गया आपका? DsP2 संकरण हो गया। और ये सारे कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा, समान आकृति के नए 4 कक्षक बनाएंगे, जिन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं। और ये जो नए कक्षक बने, इस बनने की प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो NiCN4 2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा। 4 आपके डी ऑर्बिटल हैं और 4 आपके नए जो संकरित कक्षक है, जिनमें साइनाइड आयन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर अपने इसके धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में अपने उपसंयोजक बंध बनाएगा और एक पी ऑर्बिटल आपका यहाँ पर रिक्त रहेगा। बात करें हम इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना जो है NiCN4 2- की DsP2 संकरण के साथ में वर्ग समतलीय संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। Ni आपका सेंट्रल मेटल आयन है और एक वर्ग, एक स्क्वायर के चारों कोनों पर साइनाइड आयन रहेगा और उसके ब्रैकेट के बाहर 2- का चार्ज रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे इसी के एग्जाम्पल की NiCl4 2- की या -2 की। तो अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है? ये तो हो गया, हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये प्रतिचुंबकीय है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से ये प्रतिचुंबकीय होता है। अब ये अनुचुंबकीय होता है तो क्यों होता है? हम जानते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन जितने भी हैलाइड है ये सारे दुर्बल लिगेंड है। तो यहाँ पर निकल की जो है +2 वैल्यू आती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2 4p0 होता है। निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s0 होता है, क्योंकि यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और Ni जो है आपका +2 अवस्था में आ जाएगा। जब इसका हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस प्रकार से होगा। अब यहाँ देखिए आप, इसके पास जो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होनी है। तो पेयरिंग जब नहीं होगी तो संकरण में 4 कक्षक कौन कौन से भाग लेंगे? एक तो एस का लेगा और 3 कक्षक पी के लेंगे। तो एक sp3 संकरण में भाग लेंगे तो संकरण कौन सा हो गया आपका? sp3 संकरण आपका कहलाएगा। sp3 संकरण जहाँ आता है तो हम जानते हैं कि sp3 संकरण के साथ में जो इसकी ज्यामिति बनती है, आकृति बनती है, वो चतुष्फलक या टेट्राहेड्रल ज्यामिति बनती है। तो NiCl4 2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा। D आपका एजेटिस रहेगा, D8 रहेगा और ये संकरित जो कक्षक है आपके, ये हैं आपके 4 नए संकरित कक्षक, ठीक है। और यहाँ इन चारों संकरित कक्षकों में जो क्लोरीन है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके उपसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। 4 क्लोरीन है तो 4 उपसंयोजक बंधों का निर्माण होगा और केंद्रीय धातु आयन इसके सेंट्रल में इस प्रकार से रहेगा और जिनकी ज्यामिति बनेगी वो बनेगी इनकी चतुष्फलकीय ज्यामिति। और NiCl4 2- की sp3 संकरण के साथ में चतुष्फलकीय संरचना इस प्रकार से होती है। इसी उदाहरण को NiCl4 उदाहरण को आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है। अगर आपको NiCl4 की बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू 2.9 बोर मैग्नेट्रॉन दी गई है तो आपसे n कैलकुलेट करा सकता है। n इक्वल टू कितना आएगा ये कैलकुलेट आपसे कराया जा सकता है। तो इसे हम वही श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। पहले तो आपको मी इक्वल टू आपको दिया गया है 2.9, तो वर्क करने पर 2.9 × 2.9 × n² × n आपका हो जाएगा। वही फॉर्मूला जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया दूसरे उसमें, तो आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका n² + 2n = 84.1 होगा। जब इसको आप वैल्यू को इधर लाओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो शून्य इधर आपका आ जाएगा एक बराबर के इधर। अब यहाँ पर आपका a = 1 है, b = +-2 है और c की वैल्यू आपको दी गई है, ये वाली c की वैल्यू है। अब a b c की वैल्यू आपको श्रीधराचार्य सूत्र में पुट करनी है और जैसे श्रीधराचार्य सूत्र में आप इस वैल्यू को पुट करोगे, एज इट इज आपको पुट करनी है a b c की जहाँ जो वैल्यू है, और इसे सोल्व करने के पश्चात जो आपके पास वैल्यू आएगी फाइनली वो आएगी n = -2 + √340.4/2। और जब इसे भी आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू लगभग n की जो वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 2, ठीक है। तो 2 से आपका क्या निकला कि इस कंपाउंड में जो है आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब इसे हम देख लेते हैं, इसको प्रूव करके अभी दिखा भी दिया हम लोगों ने पिछले उसमें चित्र में। ये आपका -2 यहाँ पर इसका जो है चार्ज है। जब इसको सोल्व करेंगे -4 इधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, कटेगा +2 रह जाएगा। और इसे सोल्व करने के बाद में संकरण आपका sp3 होगा और क्लोरीन यहाँ दुर्बल लिगेंड होता है। और NiCl4 2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अभी लिख चुके हैं हम लोग यहाँ पर, यही विन्यास अभी जस्ट 1 मिनट पहले हमने लिखा है। तो इसे आप
इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप NiCN4 का भी जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ सारे इलेक्ट्रॉन युग्म अवस्था में है या उसका कोई भी जो है बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू शून्य है। जब उसकी बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू शून्य है तो उसको आप सोल्व करोगे तो उसका जो है N की वैल्यू भी शून्य ही आनी है। तो बेटा ये हुई आपके इसकी यूनिट सेकंड की कंप्लीट बात। यूनिट सेकंड के जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे मैंने यहाँ सोल्व कर दिए आप लोगों के लिए। और NiCl4 की संरचना आपकी टेट्राहेड्रल आती है। जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है इसका। इसी प्रकार से आप NiCN4 2- की भी वैल्यू काउंट कर सकते हो। म्यू इक्वल टू आपको 0 दिया गया है, श्रीधराचार्य सूत्र से म्यू इक्वल टू 0, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद भी 0 आना है। और n इक्वल टू भी आपका 0 आना है, क्योंकि आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी यहाँ नहीं है। और जब इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने के दौरान आप देख रहे हैं वही dsp2 संकरण आएगा और यहाँ पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नील है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आप संरचना बनाओगे तो संरचना वही आपके NiCN4 2- की dsp2 संकरण के साथ में वर्ग समतलीय संरचना प्राप्त होगी। तो ये यूनिट का आपका एक एक पार्ट, एक एक टॉपिक सब कुछ आपका आज समाप्त हुआ है। यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। 2 यूनिट को आप कंप्लीटली जो है रजिस्टर में अच्छे से उतार लें, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें अपने फेयर नोटबुक में। उसके पश्चात अब हम अगली यूनिट जो भी इसकी है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छे मार्क्स या अच्छे स्कोर आपको करा सकती है, उस यूनिट की हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। नई यूनिट शुरू करेंगे नई क्लास से। तो यहाँ तक का जो भी मैटर है इसे आप अच्छे से तैयार करें। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे डिस्कस करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी मददगार लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।